हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सब्जेक्ट के चैप्टर भारत और चीन के बारे में बात करेंगे। चीन में साम्यवादी शासन को स्वीकार किया गया है, जिसमें समूचे चीन के शासन पर साम्यवादी दल का केंद्रीय नियंत्रण बना हुआ है। तिब्बत है वो चीन का स्वायत्त भाग है, मतलब कि तिब्बत का खुद का इंटीरियर रूल खुद का है और बाकी वो चीन का भाग है। तथा चीन के द्वारा ताइवान को भी अपना भाग घोषित किया हुआ है। एक देश दो व्यवस्थाएं। वर्ष 1949 में चीन का उदय एक साम्यवादी देश के रूप में हुआ। चीन के अनुसार ताइवान भी चीन का भाग है। चीन में साम्यवादी आर्थिक प्रणाली अपनाई गई, बल्कि ताइवान के द्वारा उदारवादी आर्थिक व्यवस्था अपनाई गई। चीन में एक दलीय शासन व्यवस्था विद्यमान है, जबकि ताइवान में बहुदलीय लोकतंत्र पाया जाता है। चीन के अनुसार ताइवान चीन का भाग है, परंतु ताइवान की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था अलग है। इसलिए चीन एक देश दो व्यवस्था का सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि भाई देश तो एक है और व्यवस्थाएं अलग अलग हैं, लेकिन हमारा ही पार्ट है। वर्ष 1997 में हांगकांग, जो पहले ब्रिटेन के नियंत्रण में था, चीन का भाग बन गया और हांगकांग में भी उदारवादी आर्थिक प्रणाली है। चीन ने आश्वासन दिया था कि हांगकांग में लोकतंत्र की स्थापना होगी। इस वादे को पूर्ण करने के लिए वर्ष 2015 में चीन के द्वारा वर्ष 2017 में ताइवान में पहले वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन की घोषणा की गई थी। हांगकांग में निर्वाचन की घोषणा के बाद लोकतंत्र के समर्थकों द्वारा प्रदर्शन आरंभ हो गया, क्योंकि वर्ष 2017 के लिए निर्धारित निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्याशियों के नाम का चयन चीन के साम्यवादी दल के द्वारा किया जाएगा। ऐसा कहा गया कि भाई चीन का जो साम्यवादी दल है वही जो चुनाव में भाग ले सकते हैं उनके नाम वही देगा। तो इसलिए फिर उन्होंने आंदोलन प्रारंभ कर दिया कि भाई ये तो छूट मिली नहीं, चीन के साम्यवादी दल ही बताएगा तो फिर उनमें से ही चुनने पड़ेंगे। तो हांगकांग में इसी विचारधारा का विरोध किया गया कि हांगकांग के लोगों के अनुसार हांगकांग के निर्वाचन में भाग लेने वाले पदाधिकारियों के नाम का चयन भी हांगकांग के लोगों द्वारा ही होना चाहिए। हांगकांग का आंदोलन चीन में लोकतांत्रिक आंदोलन के प्रारंभ का संकेत माना गया है। ये उल्लेखनीय है कि वर्ष 1989 में चीन के छात्रों द्वारा तियानमान चौक पर लोकतंत्र की बहाली के लिए प्रदर्शन किया गया था। 1989 में चीन के तियानमान चौक पर लोकतंत्र की बहाली के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसका चीन के द्वारा शक्ति से दमन कर दिया गया। चीन हांगकांग में आर्थिक उदारीकरण बनाए रखने का समर्थक है, परंतु राजनीतिक उदारीकरण का विरोधी है। यानी राजनीतिक रूप से सत्ता वहाँ सिर्फ साम्यवादी दल के पास रहनी चाहिए और आर्थिक उदारीकरण के समर्थक है वो, कि भाई आर्थिक रूप से हमारा बिजनेस दूसरे देशों में भी फैले, कंपटीशन भी हो, सब काम हो, लेकिन राजनीतिक रूप से साम्यवादी दल का शासन होना चाहिए। भारत चीन के मध्य भौगोलिक एवं सांस्कृतिक संबंध विद्यमान है। चीनी यात्री हेनसांग व फाहियान ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति की खोज के लिए भारत की यात्रा की। दोनों देश एशिया की दो बड़ी महाशक्तियाँ हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू ने एशियाई अफ्रीकी एकता को शक्तिशाली बनाने के लिए चीन के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों पर प्रभावी बल प्रदान किया। वर्ष 1949 में चीन नामक साम्यवादी देश की स्थापना हुई, जिसे मान्यता देने वाला भारत पहला गैर साम्यवादी देश था। तो जब चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई तो भारत पहला ऐसा गैर साम्यवादी देश था। इसमें इम्पोर्टेंट है कि भारत पहला ऐसा नहीं था, पहला ऐसा गैर साम्यवादी था। यानी हो सकता है भारत से पहले साम्यवादी देशों ने चीन को मान्यता दे दी, लेकिन गैर साम्यवादी देशों में जितने भी गैर साम्यवादी देश थे उसमें भारत ऐसा पहला था जिसने चीन को मान्यता दी। जबकि शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने चीन के संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश का विरोध किया और भारत ने चीन के संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का समर्थन किया। वर्ष 1950 में चीनी सेनाओं ने तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया, जिसके बाद भारत ने तिब्बत को चीन के एक स्वायत्त भाग के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। ठीक है, अब देखेंगे कि भाई ये जो हम बात करते हैं पंचशील समझौते की, भाई भाई संबंध की, वो क्या है। भारत चीन के बीच आरंभ में अत्यधिक मित्रतापूर्ण संबंधों का विकास हुआ, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण दोनों देशों के बीच में पंचशील का समझौता है, जो भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू व चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के मध्य हुआ। जिसके प्रमुख बिंदु क्या थे। अगर पूछ लिया जाए पंचशील समझौते के प्रमुख बिंदु क्या हैं तो आपको पता होने चाहिए, जिसमें पहला है
एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए आपसी सम्मान की भावना पर आचरण करना, मतलब एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता के लिए सम्मान। दूसरा, एक दूसरे पर अनाक्रमण, यानी एक दूसरे पर आक्रमण हम नहीं करेंगे। तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, यानी हम एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चौथा, परस्पर समानता और मित्रता की भावना। और पाँच इसके सिद्धांत हैं। पाँचवा है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। दोनों देशों के बीच मित्रता का ये स्वर्णिम समय वर्ष 1955 से 55 में बांडुंग सम्मेलन में भी देखा गया, जिसमें एशियाई अफ्रीकी सम्मेलन भी जिसे कहा जाता है। फिर संबंधों में कड़वाहट कैसे आई, एक हम ओवरव्यू देख रहे हैं, तो अब देखेंगे कि वे संबंधों में कड़वाहट कैसे आई। चीन की विदेश नीति में यथार्थवाद अत्यधिक प्रभावी रहा है, इसलिए चीन ने पहले भारत चीन सीमा पर अपनी स्थिति को मजबूत किया तथा काराकोरम राजमार्ग का निर्माण कर लिया। उसके बाद चीन ने आधिकारिक रूप में कहा कि भारत चीन सीमा का स्पष्ट विभाजन नहीं हुआ है। चीन ने मैकमोहन रेखा, जो भारत और चीन के बीच में है, उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है, नियंत्रण रेखा को, तो उसको भी अस्वीकार कर दिया। और वर्तमान अरुणाचल प्रदेश, अगर ये इंडिया है तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, तो उसको भी दक्षिणी तिब्बत कहा। उन्होंने कहा कि ये दक्षिणी तिब्बत है, ठीक है। जबकि चीन ने पहले सीमा विवाद का कभी उल्लेख नहीं किया था। वर्ष 1959 में तिब्बत में तिब्बतियों ने चीन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और दलाई लामा समेत लाखों तिब्बती भारत आ गए, जिससे चीन का दृष्टिकोण भारत के विरुद्ध और आक्रामक हो गया, क्योंकि चीन नहीं चाहता था कि भारत दलाई लामा को शरण दे, और भारत ने उसको शरण दी, ठीक है। तो इसलिए फिर चीन का आक्रामक हो गया दृष्टिकोण, और चीन के द्वारा भारतीय सीमा पर अतिक्रमण होने लगा। अंततः सितंबर 1962 में चीन ने भारत पर सैनिक आक्रमण अरुणाचल प्रदेश, जिसे पहले नेफा कहा जाता था, और लद्दाख क्षेत्र पर, यहाँ लद्दाख में और यहाँ अरुणाचल प्रदेश पर आक्रमण कर दिया, और भारत के बड़े भूभाग पर चीन का नियंत्रण स्थापित हो गया। इस आक्रमण के बाद चीनी सेना ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया। इसके बाद भारत चीन संबंध अत्यधिक शत्रुतापूर्ण हो गए। भारत के अनुसार जब तक चीन भारतीय क्षेत्र को मुक्त नहीं करेगा, चीन के साथ संबंधों को सामान्य नहीं किया जाएगा। चीन द्वारा इस आक्रमण के लिए भारतीय सेना और सरकार बिल्कुल तैयार नहीं थी, इसलिए इसे विदेश नीति की बड़ी विफलता भी माना गया। इस आक्रमण के बाद पड़ोसी भी भारत के विरुद्ध चीनी कार्ड का प्रयोग करने लगे, और पूरे विश्व में चीन ने यह प्रचार प्रसार किया कि भारत एक साम्राज्यवादी देश है, इसलिए भारत तीसरी दुनिया के देशों का नेतृत्व नहीं कर सकता। इस युद्ध से भारत को बड़ा मनोवैज्ञानिक सदमा लगा। इस युद्ध के बाद चीन व पाकिस्तान की सदाबहार मित्रता आरंभ हुई, और दोनों ने मिलकर भारत के विरुद्ध कार्य किया। चीन ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन किया। वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान का समर्थन, और वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में चीन ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया। 1974 में भारत के शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण को परमाणु ब्लैकमेलिंग कहा गया, और वर्ष 1975 में सिक्किम के भारत में विलय का भी विरोध किया गया। 1976 में भारत चीन संबंधों को सामान्य करने के लिए एक नई पहल हुई, क्योंकि इस वर्ष भारत ने चीन में राजदूत की नियुक्ति की। वर्ष 1962 के बाद भारत का चीन में कोई राजदूत नहीं था। 1977 में जनता पार्टी सरकार ने चीन के साथ संबंधों को सामान्य करने का प्रयत्न किया, लेकिन नए शीत युद्ध के कारण जनता पार्टी सरकार चीन के साथ संबंध सामान्य नहीं कर सकी। तत्कालीन भारतीय विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन की यात्रा की, लेकिन चीन के द्वारा 1979 में ही वियतनाम पर आक्रमण के बाद अटल बिहारी वाजपेयी भारत वापस आ गए। वे चीन की परिवर्तित नीति पर एक नज़र डालते हैं। डेंग शियाओपिंग ने चीनी विदेश नीति में आर्थिक मुद्दों पर सर्वाधिक बल दिया, और उन्होंने कहा कि सीमा विवाद जैसे मुद्दों को आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। अतः उन्होंने आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों के बीच अलगाव करने का प्रयत्न किया। वर्ष 1980 के दशक में भारत ने भी यह महसूस किया कि सीमा पर दोनों ओर से चीनी और पाकिस्तान के साथ विवाद भारत के हित में नहीं है। इसलिए भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भारत चीन संबंधों में सुधार के लिए प्रयत्न किया। 1988 में राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की और कहा कि चीन के साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंध बढ़ाए जाएंगे, और सीमा विवाद के कारण चीन के साथ संबंधों को स्थगित नहीं किया जाएगा। तो ये एक ओवरव्यू देखा हमने। अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि 1990 के बाद भारत और चीन के संबंध कैसे।